आज हम लोग फिर से एक बार चर्चा करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। चूँकि हम लोगों ने इसके बेसिक्स जानकारियों के बारे में पहले से वीडियो देख रखे हैं और उस वीडियो को पहले से अपलोड करके दिया गया, 2 वीडियो इसके बारे में पहले से दिया गया है, आप लोग उसको फिर से देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के वैसे स्थानों के बारे में जिसकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं इतिहास में। चूँकि हम लोग पहले से जानते हैं, पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। जिस प्रकार से इसका उत्खनन बढ़ता गया, नए क्षेत्रों की खोज होती चली गई, इसका विस्तार भी बढ़ गया और अब ये करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। इसमें लगभग 1500 क्षेत्र पाए गए हैं। 1500 स्थानों का उत्खनन हुआ है जो मुख्य रूप से 3 देशों में पाया जाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहले से चर्चा कर रखा है। आज हम लोग देखते हैं इसके प्रमुख स्थानों के बारे में। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस सभ्यता के बारे में देखने से पहले इस चार्ट को एक बार देखते हैं और अगर यह चार्ट समझ में आए, इसको नोट करना है, फेयर बनाना है और उसको देखते रहना है। तो हम लोग को पता होता है पहले से कि जिस सभ्यता का शुरुआत हुआ है उस सभ्यता का अंत भी संभव है। जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, एक समय में जाके इसका पतन भी हो गया। तो हम लोग चर्चा करेंगे इसके पतन के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसके पतन के बारे में चर्चा करते हैं, फिर इस चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि प्रागैतिहासिक काल से बिलोंग्स करता है, ये एक प्रागैतिहासिक काल है और प्रागैतिहासिक काल में हम लोग जानते हैं कि इस काल की लिखित वर्णन तो प्राप्त है, लेकिन उसके बारे में मुख्य रूप से पढ़ा नहीं जा सका। तो इसका एक अनुमानित, इसके बारे में केवल अनुमान किया गया है कि इस सभ्यता में इस प्रकार की घटनाएं हुई होंगी। अभी इसके पतन के बारे में भी अनुमान किया गया। तो इसके पतन के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अनुमान दिया है। एक इतिहासकार थे सर जॉन मार्शल, इनके बारे में हम लोग पहले से चर्चा कर रखे हैं। ये पुरातात्विक विभाग के हेड थे भारत के 1921 ईस्वी के समय में। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो सर जॉन मार्शल और एक और थे इतिहासकार मैके, इन दोनों का यह अनुमान रहा है कि सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण, लगातार बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का धीरे धीरे अंत हो गया। तो इन्होंने अपने मत में बताया है कि इस सभ्यता का अंत बाढ़ से हुआ है और इनके मत को ज़्यादा प्रधानता दी गई इतिहास में। फिर अलग अलग इतिहासकार ने क्या बताया, एक दूसरे इतिहासकार चाइल्ड और व्हीलर थे। इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ था वो विदेशी आक्रमण के कारण हुआ था। बाहर से, विदेशों से आक्रमण होता गया और धीरे धीरे इसका पतन हो गया। आक्रमण के रूप में मुख्य रूप से इन्होंने आर्यों की चर्चा की है। इनका यह अनुमान था कि आर्य वैदिक काल में ना आकर उससे पहले सिंधु सभ्यता में आए थे और उन्हीं के बार बार आक्रमण के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। इसके अंत के बाद आर्य पुनः वापस चले गए और फिर से वैदिक काल के दौरान यहाँ आकर उसी स्थानों में बसते चले गए, लेकिन इस मत को ज़्यादा प्रधानता नहीं दी गई। अब फिर एक इतिहासकार थे फेयर सर्विस, इन्होंने क्या बताया, इनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का अंत जो हुआ वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। सिंधु नदी के आसपास का जलवायु दिन प्रतिदिन चेंज होता चला गया, परिवर्तित होता चला गया और धीरे धीरे इस सभ्यता का नाश होता चला गया। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत रहा है इस सभ्यता के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके प्रमुख स्थान और उस स्थान की क्या विशेषता रही है। तो चूंकि किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम फेस कर रहे हैं, बैंकिंग का किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी कारण से इस टॉपिक को माइंड मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब चूंकि यह टॉपिक बहुत बड़ा है, करीब 1500 स्थान पाए गए, तो सभी स्थानों के बारे में जानकारी एकत्रित करना और इसको माइंड मेकअप करना मुश्किल है। इसलिए वैसे स्थानों के बारे में हम लोग देखते हैं जिससे क्वेश्चन आता है और महत्वपूर्ण है। एक जगह है हड़प्पा। अभी कौन कौन सा स्थान का नाम, महत्वपूर्ण स्थान का नाम,
किस नदी के किनारे वह बसा हुआ है, नदी का नाम, किस वर्ष इसका उत्खनन हुआ, किसके द्वारा इसका उत्खनन हुआ और किस जगह पे इसका उत्खनन हुआ, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। पहले नाम है, फिर नदी, वर्ष, किनके द्वारा, खोज करता है और स्थान है कहाँ पे यह पाया गया। तो एक शहर था हड़प्पा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। चूंकि इसका उत्खनन सबसे पहले हुआ था इसलिए इसका महत्व इतिहास में ज़्यादा है। तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पे हड़प्पा शहर की खोज की गई। रावी नदी के तट पे हड़प्पा शहर की खोज की गई और इसी के नाम से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। चूंकि यह सभ्यता पाकिस्तान में खोजा गया, पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब प्रांत। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि पाकिस्तान के 3 प्रांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सिंधु सभ्यता के लिए, एक पंजाब, एक ये सिंध और एक बलूचिस्तान। पंजाब की बात करें तो बंटवारे के समय में पंजाब को 2 भागों में बांटा गया। कुछ पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, कुछ पंजाब का हिस्सा हिंदुस्तान में रह गया। तो हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की। तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो रावी नदी के किनारे 1921 ईस्वी में हुई थी, जिसको दयाराम साहनी ने खोजा था और यह पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अब इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। तो इस शहर की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर विशाल अन्ना घर बना हुआ है। अन्ना घर का मतलब होता है इस शहर के लोग बड़े बड़े अनाज भंडारण के लिए बड़े बड़े अन्ना घर का निर्माण करते थे और वहाँ से अनाज का व्यापार किया करते थे। हम लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार में ज़्यादा रुचि रखते थे। तो बड़े बड़े अन्ना घर की प्राप्ति है यहाँ पे। अब एक प्रश्न क्या उठता है यहाँ से कि एक अन्ना घर होता है और एक स्नाना घर होता है। अगर प्रश्न आए अन्ना घर के बारे में तो यह महत्वपूर्ण है हड़प्पा के लिए, यह विशेषता है हड़प्पा की। जबकि स्नाना घर की बात की जाए तो वह विशेषता है मोहनजोदारो की। मोहनजोदड़ो में अन्ना घर भी प्राप्त हुआ है। अन्ना घर हड़प्पा में भी प्राप्त हुआ और मोहनजोदड़ो में भी प्राप्त हुआ। जबकि मोहनजोदड़ो मुख्य रूप से स्नाना घर के लिए जाना जाता है और हड़प्पा मुख्य रूप से अन्ना घर के लिए जाना जाता है। तो एक इसकी विशेषता थी अन्ना घर। एक विशेषता कांस्य का बर्तन यहाँ पे प्राप्त हुआ है। मतलब यहाँ के लोगों के बारे में यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के लोग कांस्य के बने हुए बर्तन का इस्तेमाल किया करते थे। अब कांस्य क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो इसको समझने से पहले एक बार आपको पिछला वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि ये पूर्ण रूप से समझ में आ सके। कांस्य की चर्चा हम लोग एक बार फिर से करते हैं। जब तांबा और टीन को मिलाया गया था तो उससे जो धातु प्राप्त हुआ था उसको कांस्य कहते हैं। हम लोग यह जानते हैं कि इतिहास में सबसे पहले तांबा धातु का खोज हुआ था, उसका प्रचलन सबसे पहले हुआ था। तो तांबा में जब टीन को मिलाया गया तो कांस्य का निर्माण हुआ और कांस्य धातु से बने हुए पदार्थों का इस्तेमाल इस सभ्यता के लोग बहुत ज़्यादा करते थे। इसी कारण से इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसको कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो एक विशेषता इसकी यह थी कि कांस्य के बर्तन का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था। फिर एक विशेषता है कि यहाँ पे शवों के दफनाने की व्यवस्था की गई थी। शवों के दफनाने की व्यवस्था मतलब इस सभ्यता का लोग, अच्छा इससे पहले एक है कब्रिस्तान, यहाँ पे कब्रिस्तान है। तो जब हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई थी, इसकी खुदाई, तो कहीं कहीं पे कब्रिस्तान का अक्ष्म प्राप्त हुआ है। मतलब अनुमान यह लगाया गया है कि यहाँ पे शवों को दफनाया जाता था कब्रिस्तान में, और कब्रिस्तान को 837 के नाम से जाना जाता है। तो अभी सिंधु सभ्यता में शवों के लिए 2 परंपरा हुई थी, एक दफनाने की परंपरा और एक जलाने की परंपरा। हड़प्पा संस्कृति में इसके दफनाने की परंपरा थी क्योंकि यहाँ कब्रिस्तान प्राप्त होने के कारण यह अनुमान लगाया गया है। जबकि मोहनजोदड़ो में इसके जलाने की परंपरा थी। और इसी सिंधु सभ्यता का एक और नगर था लोथल, जो भारत के गुजरात प्रांत में पड़ता है। वहाँ पे यह भी विशेषता थी कि दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हुआ करती थी। कहीं कहीं पे दफनाने की प्रक्रिया थी, कहीं कहीं पे जलाने की प्रक्रिया थी। तो हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था, और लोथल नाम के जगह पे दोनों प्रक्रियाएं हुआ करती थी, दफनाने और जलाने की। तो सब यहाँ पे कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। एक विशेषता यह है कि श्रमिकों के लिए आवास दिया गया था। अब अनुमान यह है कि चूंकि ये जो
सभ्यता रही है वह व्यापार पद्धति के ऊपर ज़्यादा निर्भर रही है। तो हड़प्पा शहर में जो भी व्यापार के लिए मजदूर आया करते थे, श्रमिक आया करते थे, उनके लिए यहाँ के लोगों ने विशाल घरों का निर्माण करके रखा था जहाँ पे ये विश्राम किया करते थे, ठहरते थे। तो श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था थी, फिर शवों को दफनाने की व्यवस्था थी यहाँ पे। अब चूंकि यह शहर सबसे पुराना शहर था तो इसको सबसे पुराने शहर के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम भी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, या हड़प्पा की सभ्यता। तो यह सबसे पुराना शहर भी है, ये विशेषता हुआ हड़प्पा की। अब आते हैं एक प्रमुख शहर है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो भी इसका प्रमुख शहर है और इसकी विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज हुई थी और इसकी खोज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुई थी। रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किए थे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पे विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। अब इतिहासकारों का यह मत है कि उस सभ्यता के लोग बड़े बड़े पोखरों और तालाब का निर्माण किया करते थे और वहाँ पे स्नान किया करते थे। तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। फिर इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पे अन्नाघर भी प्राप्त हुआ है। व्यापार के लिए अन्नाघर का निर्माण किया जाता था जहाँ पे अन्न भंडारित किया जाता था। एक विशेषता इसमें यह है कि यहाँ पे कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। अब मोहनजोदड़ो की जब खोज हुई थी, जब इसका उत्खनन हुआ था, तो इसके बहुत सारे जगहों पे कांस्य की मूर्ति मतलब स्त्रियों के नृत्य करने की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कांस्य की थी। तो ये नृत्य करती हुई स्त्रियों की मूर्ति भी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। अब यहाँ पे पुरोहित की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पुरोहित की मूर्ति के प्राप्त होने से ऐसा माना जाता है कि यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वह पुरोहितों के हाथ में थी। पुरोहित यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था को सुचालित तरीके से चलाया करते थे। अब सबसे प्रमुख विशेषता मोहनजोदड़ो की यह है कि यहाँ एक श्रृंगी पशु, यहाँ के मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का छाप देखा गया है। एक श्रृंगी पशु का छाप यहाँ के मोहरों के ऊपर देखा गया, जो सबसे प्रमुख विशेषता है मोहनजोदड़ो की। अब यहाँ की एक विशेषता यह है कि विद्यालय, महाविद्यालय भी प्राप्त हुए हैं। मतलब महाविद्यालय के प्राप्त होने से यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के लोग शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत निपुण थे। अब देखते हैं, ये विशेषता हम लोगों ने पढ़ा है कि शवों को जलाने की व्यवस्था थी यहाँ पे, हड़प्पा में दफनाने की व्यवस्था और मोहनजोदड़ो में जलाने की व्यवस्था। इस बात को हमेशा माइंड मेकअप करके रखना है। जबकि लोथल में दफनाने और जलाने दोनों की व्यवस्था थी। अब एक शहर है लोथल। अब देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों प्रमुख शहर था जो पाकिस्तान के प्रांत में, एक पंजाब प्रांत में एक सिंध प्रांत में पड़ता है। अब लोथल जो प्रमुख शहर है वह है भारत में गुजरात में पाया जाता है। अभी यहाँ से एक बात निकलता है कि भारत में जब सिंधु सभ्यता का उत्खनन शुरू हुआ तो भारत का जो गुजरात प्रांत है, इस गुजरात प्रांत में सबसे ज़्यादा स्थान प्राप्त हुए सिंधु सभ्यता के। तो यह प्रश्न निकलता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे खोज हुई थी, या भारत का कौन सा जगह है, कौन सा प्रांत है जहाँ पे सिंधु सभ्यता का स्थान ज़्यादा मात्रा में पाया गया है। तो वह है गुजरात प्रांत। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है, जिसकी खोज 1955 ईस्वी में की गई थी रंगनाथ राव के द्वारा, और यह गुजरात प्रांत में पड़ता है। इसकी विशेषता क्या रही है कि लोथल एक बंदरगाह था, और बंदरगाह को हम लोग पतन के नाम से भी जानते हैं, गोदीवारा के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है निम्नलिखित में से किसे गोदीवारा के नाम से जाना जाता है या किसे गोदीवारा से इंकित किया जाता है। तो लोथल, या प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर रहा है, तो वह भी लोथल है, प्रमुख शहर था। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसको बंदरगाह, अब चूंकि यह बंदरगाह था तो यहाँ से पूरे सिंधु सभ्यता में व्यापार का विस्तार किया था, यहाँ से व्यापार किया जाता था। अब इसकी एक विशेषता यह है कि यहाँ पे हाथी दांतों के अवशेष प्राप्त हुए। चूंकि यह बंदरगाह का इलाका था, बंदरगाह का क्षेत्र था, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ से हाथी दांतों का भी व्यापार हुआ करता था। अगली विशेषता इसकी यह है कि इसके कुछ जगहों पे घोड़े के मिट्टी के बने हुए मूर्ति मिले हैं। घोड़े के मूर्ति मिले हुए जो मिट्टी के बने हुए थे। अभी हम लोग जानते क्या है कि सिंधु सभ्यता के लोग ना
घोड़े से परिचित नहीं थे। घोड़ा एक ऐसा पशु था जिससे यह परिचित नहीं थे। लेकिन चूंकि लोथल से कुछ मूर्ति प्राप्त हुआ है घोड़े का, जो मिट्टी का बना हुआ था, तो कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कहीं कहीं पे कुछ प्रांतों में थोड़े बहुत कभी ना कभी घोड़े के अस्म मतलब घोड़े को भी देखा गया है। लेकिन इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। अब इसकी अगली विशेषता यह है कि यहाँ पे अग्नि कुंड देखा गया। अग्नि कुंड के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के लोग यज्ञ भी किया करते थे। मनका बनाने का कारखाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है। अब सबसे प्रमुख विशेषता यह है लोथल का कि लोथल के कुछ खेतों से चावल के कुछ दाने प्राप्त हुए हैं, चावल के दाने। तो इससे यह अनुमान लगाया गया है कि लोथल के लोग धान की खेती किया करते थे। अब ये चावल का जो दाना था वह लोथल से भी प्राप्त हुआ और रंगपुर से भी प्राप्त हुआ, जो गुजरात प्रांत में ही पाया जाता है। रंगपुर और लोथल दोनों से चावल के दाने, चावल के अस्म प्राप्त हुए। यहाँ पे 3 युगल समाधान पाए गए। मतलब पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अभी तुरंत चर्चा किए थे कि लोथल में दोनों प्रकार शवों के लिए दो प्रक्रिया पाई जाती थी, एक दफनाने की और एक जलाने की। तो ये दोनों प्रक्रियाएं चूंकि यहाँ पे पाई जाती थी और यहाँ के कुछ हिस्से में 3 जगहों पे युगल समाधान पाए गए हैं। मतलब शवों को जोड़े के रूप में करके तब दफनाया गया था, जोड़ा करके तब शवों को दफनाया गया था। तो इसकी प्रमुख विशेषता यह भी है। अब एक जगह है धोलावीरा। धोलावीरा भी भारत में पड़ता है, जो गुजरात प्रांत में प्रमुख है, क्योंकि धोलावीरा जो शहर प्राप्त हुआ था वह मनसर और मनहर, ये दोनों नदियों के बीच में पाया जाता है। गुजरात में 2 छोटी छोटी नदियां हैं, मनसर और मनहर, इन दोनों के बीच में धोलावीरा पाया गया, जिसकी खुदाई जो हुई थी 1990 और 91 के दशक में हुई थी और इसके खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। अब इस धोलावीरा के बारे में क्या कहा गया है कि यह शहर विशेष रूप से इसलिए प्रधान है क्योंकि इस शहर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। चूंकि सिंधु सभ्यता के सभी शहरों को 2 हिस्से में बांटा गया था, लेकिन यह एकमात्र शहर ऐसा था जिसको 3 हिस्सों में बांटा गया, इसलिए यह प्रमुख है। अब सबसे बढ़िया व्यवस्था पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बढ़िया नालियों की जो व्यवस्था थी वह इसी शहर में थी, धोलावीरा में, जहाँ की नालियाँ लकड़ी के बने होते थे और पानी के निकासी का एक अच्छा प्रबंध, यहाँ पे उत्तम प्रबंध किया गया था। धोलावीरा की यह विशेषता रही है। अभी बात करते हैं कालीबंगन की। तो कालीबंगन के बारे में देखना, पिछली बार भी हम लोग कालीबंगन की चर्चा कर चुके हैं। तो कालीबंगन नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे काले रंग की चूड़ियां पाई गई थी, जिसके कारण इसका नाम कालीबंगन पड़ा। तो यह घग्गर नदी के किनारे 1953 ईस्वी में थापर के द्वारा खोजा गया था, बीके थापर के द्वारा, जो राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है कालीबंगन। तो सबसे पहली विशेषता कि यहाँ पे काले रंग की चूड़ियां पाई जाती थी, जिसके कारण इसका नाम कालीबंगन रखा गया। एक विशेषता यहाँ पे अग्नि कुंड के भी प्रमाण मिले हैं। जिस प्रकार से लोथल में अग्नि कुंड मिला है, उसी प्रकार से कालीबंगन में भी अग्नि कुंड के कुछ प्रमाण मिले हैं जो यज्ञ को दर्शाता है। अब एक प्रमाण यह है कि यहाँ पे बार बार भूकंप आया था। अब कुछ लोगों का यह भी मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो नष्ट हुआ था, इसका पतन का एक कारण भूकंप भी था। तो कालीबंगन के कुछ जगहों पे भूकंप, ऐसा अनुमान लगाया कि भूकंप आया करता था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे जुते हुए खेतों के प्रमाण दिखे गए हैं। और जुता हुआ खेत किन चीज़ों से? तो हल के द्वारा। कहीं कहीं पे खेतों में हल के ऊपर हल का कुछ अस्म पाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग खेतों की जुताई किया करते थे। जूते, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुते हुए खेतों के अस्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन में कालीबंगन है, तो कालीबंगन होगा। अभी क्या है, एक और शहर है चुनहुद्रो, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाया जाता है। चुनहुद्रो। अब यह सिंधु नदी के किनारे पाया जाता है। 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार के द्वारा इसकी खोज हुई थी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस प्रांत में भी मनका बनाने का कारखाना था। ये लोथल के तरह भारत में लोथल में मनका बनाने का कारखाना था और पाकिस्तान के चुनहुद्रो में मनका बनाने का कारखाना। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना। लोथल में भी मनका बनाने का कारखाना, जबकि चुनहुद्रो में भी मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है।
अब सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ की महिलाएं जो थी वो श्रृंगार किया करती थी, मतलब लिपस्टिक, पाउडर, काजल, इन सबों का वर्णन, इन सबों का उत्खनन के दौरान ये सब प्राप्त हुए थे, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ की महिलाएं जो थी वह श्रृंगार व्यवस्था भी जाना करती थी, श्रृंगार व्यवस्था पे भरोसा किया करती थी। अब कहीं कहीं पे एक जगह पे बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पंजे का अस्म प्राप्त हुआ है, मतलब बिल्ली और कुत्ते के पंजे का अस्म प्राप्त हुआ है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग शिकार व्यवस्था पे भी आधारित थे। चूंकि व्यापार व्यवस्था पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आधारित थे, कहीं कहीं पे शिकार की प्रक्रिया भी हुआ करती थी। चुनिंद्रों के इस बिल्ली और कुत्ते के पंजे से यह ज्ञात होता है। अब एक जगह है सुतकोटदा, जो गुजरात में पाया जाता है। हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्खनित स्थान जो है वो गुजरात में पाया गया, और सबसे महत्वपूर्ण स्थान भी गुजरात में ही पाया गया। लोथल है, कहाँ सुतकोटदा है, इस प्रकार का। राखीगढ़ी रंगपुर है, रंगपुर। अभी क्या है, सुतकोटदा जो है वह सरस्वती नदी के किनारे। अभी सरस्वती नदी का धीरे धीरे सरस्वती नदी सूख चुकी है, इसी कारण से सुतकोटदा भी सुखार स्थान बोला जाता है। ये एक सूखा हुआ स्थान है। 1964 ईस्वी में जगपति जोशी नाम के एक इंसान थे जो गुजरात प्रांत में इसकी खोज किए थे। इसका मुख्य विशेषता यह है, सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पे कलश समाधान था। कलश समाधान का मतलब होता है यहाँ के लोग शवों को मिट्टी के कलश में डालकर दफना दिया करते थे। सुतकोटदा का सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ के लोग कुछ शवों को क्या करते थे, वह मिट्टी के बने हुए मटके में डालकर और उसको जमीन में दफना दिया करते थे। अब क्या है, घोड़े की हड्डी भी यहाँ से प्राप्त हुआ था। यहाँ से पता चल रहा है कहीं ना कहीं से सिंधु घाटी के लोग घोड़े से जरूर परिचित हुए थे, लेकिन मुख्य रूप से इस सभ्यता के बारे में बताया गया। हमेशा याद रखिएगा कि ये लोग घोड़े से अपरिचित थे, घोड़े से परिचित नहीं थे। कहीं कहीं पे अनुमान लगाया गया कि घोड़े के अस्म प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे घोड़े की हड्डी भी प्राप्त हुई थी खुदाई के दौरान। और सबसे प्रमुख विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता कि तराजू का उपयोग, सुतकोटदा के लोग तराजू का उपयोग करते थे। और किस प्रकार का तराजू, यह तराजू ऐसा हुआ करता था कि पूरे क्षेत्र में एक ही प्रकार का मापदंड होता था, मापदंड में कोई अंतर नहीं होती थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, सभी तराजू का मापदंड समान हुआ करता था। तो अगला शहर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे। अब देखिए, कालीबंगन भी घग्गर नदी के किनारे था, राखीगढ़ी भी घग्गर नदी के किनारे है। तो किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, इस बात को भी माथे में रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, एक तरफ नदी है एक तरफ शहर है, कहेगा कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सही मिलान कीजिए। तो राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे 1997 और 99 के बीच में इसकी खोज हुई थी, जिसके खोजकर्ता थे सूरजभान, और यह हरियाणा प्रांत में पाया जाता है। अभी क्या करते हैं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत प्रांत में यह सबसे बड़ा स्थल था। भारत का सबसे बड़ा स्थल यह था राखीगढ़ी। और यहाँ के लोग ताम्र से बने हुए उपकरण का इस्तेमाल करते थे। तांबा का उपकरण जो हुआ करता था उसका इस्तेमाल किया करते थे, इसकी यह विशेषता है। अब हम लोग चलते हैं रोपड़ के ऊपर। रोपड़ भी एक महत्वपूर्ण शहर में से था जो सतलज नदी के किनारे पंजाब में पाया था। चूंकि आप लोग जानते हैं कि सतलज नदी जो है वह भारत के ऊपरी हिस्से में, जहाँ पे पंजाब है वहाँ पे है। तो 1953 और 56 के दशक में, 1953 और 56 ईस्वी के समय में यज्ञदत्त शर्मा ने इस शहर की खोज की थी, सतलज नदी के किनारे पंजाब में। अब क्या है, इसकी विशेषता यह है कि यहाँ के लोग जो थे वह तांबे से बनी हुई कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। इसकी प्रमुख विशेषता है कि तांबे की कुल्हाड़ी का प्रयोग कर लकड़ियों को काटने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो कुछ प्रमुख शहर किन किन नदियों के किनारे बसा हुआ है, कौन इसके खोज करता है, और यह कहाँ खोजा गया, किस किस स्थानों पे खोजा गया है और कब खोजा गया है, इसकी क्या विशेषता रही है, इन सारी बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग एक वीडियो की बात और करेंगे, एक वीडियो और लाएंगे जिसमें इसके
सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, यहाँ के लोगों का खान पान क्या था, रहन सहन क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक को ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी का स्टूडेंट हो, बीपीएससी का स्टूडेंट हो, किसी भी प्रकार का स्टूडेंट हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसके। चलिए बाय।